हेलो बेटा। बेटा इससे पहली क्लासेस में हम बात कर रहे थे एटॉमिक रेडियस की। मैंने तुम्हें बता दिया था रेडियस के टाइप बता दिए थे, ठीक है। एटॉमिक रेडियस किसको बोलते हैं हम पहली क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं कि न्यूक्लियस से आउटरमोस्ट शेल का जो इलेक्ट्रॉन है वहाँ तक की जो डिस्टेंस है उसको हमने क्या बोला था, एटॉमिक रेडियस, ठीक है। फिर हमने इसको कैटेगराइज किया था 4 टाइप में, अलग अलग रेडियस होती है। कोवेलेंट रेडियस हमने कंप्लीट कर ली थी, ठीक है। कोवेलेंट रेडियस को हमने क्या बोला था, जब दो एटम आपस में कोवेलेंटली बॉन्डेड होते हैं तो पहले एटम के न्यूक्लियस से दूसरे एटम की जो न्यूक्लियस है, अगर उस पूरी डिस्टेंस का हम हाफ कर दें तो क्या मिल जाएगी, हमें कोवेलेंट रेडियस मिल जाएगी, ठीक है। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी को। उसके बाद कोवेलेंट रेडियस को हमने कैटेगराइज किया था 2 तरीके से, होमोजीनियस और होमो और हेट्रो, ठीक है। हेट्रो कोवेलेंट रेडियस और होमो कोवेलेंट रेडियस में, ठीक है। हेट्रो के अंदर होमो मतलब जहाँ पे दोनों एटम सेम है। हेट्रो में थोड़ा डिफिकल्टी थी, थोड़ा कॉम्प्लेक्स टाइप का पार्ट बन रहा था कि होमो में 2 केस आते हैं। एक तो हेट्रो का मतलब क्या है कि दोनों एटम डिफरेंट होने चाहिए, उसमें भी केस 1 और केस 2, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर सेम होगी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर चेंज होगी, तो ये हमने पूरा कवर कर लिया था, ठीक है। इसके मैंने तुम्हें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी थोड़ी बहुत समझा दी थी। आज जो रेडियस है बेटा वो है मेटालिक रेडियस। मेटालिक रेडियस। कोवेलेंट रेडियस में हमने क्या बोला था, कोवेलेंट रेडियस किसको बोल रहे थे, जब आपस में ओवरलैप कर रहे हैं। बट मेटालिक रेडियस में क्या होता है बेटा, पहला तो दो एटम्स के बीच में मेटालिक बॉन्ड होता है। 2 एटम्स के बीच में क्या होगा, मेटालिक बॉन्ड। और मेटालिक बॉन्ड किस में होगा, नॉन मेटल या मेटल। सिंपल सी बात है, नाम से समझ आ रहा है कि मेटल्स में क्या होगा, मेटालिक बॉन्ड होगा, ठीक है। तो देखो ये है तुम्हारा पहला एटम, ठीक है, ये दूसरा एटम है, ये एटम ए मान लो और इसको मान लो एटम बी। समझ आती बेटा बात। अच्छा, एक बच्चा बोल रहा था हमें दिखाई नहीं देता ये कलर से, दूसरा ले लेते हैं। ये था एक एटम, दूसरा एटम है, ये आपस में क्या है, बॉन्डेड है। ये दोनों एटम के आपस में बॉन्डेड है। अगर इसको मान लो एटम ए और इसको मान ले एटम बी, तो आपस में बॉन्डेड है। अब अगर तुम ध्यान से देखोगे बेटा, ये मेटालिक है और जब हमने कोवेलेंट की बात करी थी, कोवेलेंट बॉन्ड क्या कर रहा था, आपस में ओवरलैप कर रहा था। यहाँ पे ओवरलैपिंग नहीं है, यहाँ पे बॉन्ड तो बन रहा है, बट कौन सा बॉन्ड बन रहा है, मेटालिक बॉन्ड। तो यहाँ पे ओवरलैपिंग नहीं होगी। ओवरलैप कहाँ पे हुआ था, कोवेलेंट बॉन्ड में, ठीक। तो जब 2 बॉन्ड आपस में बॉन्ड बना रहे हैं, ठीक है, मेटालिक बॉन्ड बना रहे हैं, तो पहले एटम के न्यूक्लियस से अगर दूसरे एटम के न्यूक्लियस की ये पूरी डिस्टेंस निकालें हम और इसका क्या कर दें, हाफ कर दें, तो हमें मिल जाएगी बेटा मेटालिक रेडियस। इतना ही है। मैं तुम्हें क्या बोला था कि हमने सबसे ज़्यादा जो ध्यान देना है वो कोवेलेंट रेडियस में देना। अगर कोवेलेंट रेडियस समझ आ गई तो बाकी मेटालिक रेडियस इजी है, सेम है। इसके बाद वैन डर वाल्स रेडियस भी सेम है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा जो ध्यान देना है वो कहाँ पे देना है बेटा, कोवेलेंट रेडियस के अंदर। हम क्या बोल रहे हैं, जब 2 एटम आपस में क्या मेटालिक बॉन्ड के थ्रू अटैच्ड हैं, तो पहले एटम के न्यूक्लियस से लेकर दूसरे एटम के न्यूक्लियस का जो डिस्टेंस आएगा उसको हम क्या कहेंगे, उसका हाफ क्या बोलेंगे, मेटालिक रेडियस। एक्चुअली जो एटम देख रहे हैं ये मेटालिक लस्टर के अंदर होता है। लस्टर मतलब मेटालिक क्लस्टर। क्लस्टर का मतलब तुम्हें जैसे वो होता है ना NaCl टाइप, वो दिखता है, स्ट्रक्चर पता है NaCl का, ऐसे। यहाँ पे देखो, चलो एक बार, सपोज ये पूरे मेटल्स हैं आपस में टाइटली बॉन्डेड है, ठीक है। पूरा का पूरा एक क्लस्टर बना रहे हैं। ये अलग अलग एटम है, ठीक है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, जो पहला एटम है नियरेस्ट एटम, सपोज ये है एक, ये है दूसरा, तो इन दोनों की डिस्टेंस निकालनी है और इसका क्या कर देना बेटा, हाफ कर देना है। तो नियरेस्ट एटम को तुम देखोगे मेटालिक क्लस्टर के अंदर, या जो पूरे बॉन्ड बना रहे हैं मेटल्स, इतने सारे ऐसा तो है नहीं कि आयरन केवल 2 एटम से मिलकर बना होगा, बहुत सारे एटम होंगे। तो उसमें जो नियरेस्ट एटम होंगे उनका क्या करना है, हमने रेडियस निकालनी है, मतलब दोनों एटम की आपस की डिस्टेंस निकालनी है और उसका हाफ कर देना है, ठीक है। अब ऐसा करना है कि दोनों जो नियरेस्ट हैं, ऐसा नहीं कि यहाँ से तुमने एक एटम उठा लिया, एक एटम ये उठा लिया, एक एटम ये उठा रहे हो, इसका हाफ कर रहे हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है, वो गलत होगा। तुमने क्या करना है, नियरेस्ट का लेना है। जैसे एक ये है, दूसरा ये है, इन दोनों का निकालो पूरा डिस्टेंस और इसको हाफ कर दो। एक ये है,
एक है, इन दोनों का डिस्टेंस निकालो, इसको हाफ कर दो। समझ आती बेटा बात? सभी बच्चों को समझ आ गई? तो मेटालिक रेडियस किसको बोल रहे हैं हम? जब दो एटम आपस में मेटालिक बॉन्ड के थ्रू जॉइंट हैं, जब दो एटम आपस में मेटालिक बॉन्ड के थ्रू जॉइंट है, यहाँ पे वापस बना लेता हूँ मैं, ठीक है? ऐसा बना लेना, अभी मत बनाना, जब लिखाऊंगा उसके बाद करना है इसको। ये क्या है, सब के सब एटम आपस में किससे हैं? मेटालिक बॉन्ड के थ्रू जॉइंट है। इसका मतलब ये सब एटम किसके होंगे? किसी ना किसी मेटल के होंगे, ठीक है? तो पहले एटम के न्यूक्लियस से नियरेस्ट वाले, ठीक है, दूसरे एटम के न्यूक्लियस की अगर डिस्टेंस कम हाफ कर देंगे तो क्या मिल जाएगी? मेटालिक रेडियस। ये पूरा मैंने क्लस्टर में बता रखा है तुम्हें, जो पूरे मेटल्स हैं उसमें बता रखा है, मेटल्स के जितने भी एटम हैं, यहाँ पे मैंने तुम्हें सिंप्लीफाई कर दिया है, ठीक है? दो एटम आपस में कौन सा बॉन्ड बनाए? मेटालिक बॉन्ड। यहाँ ये बॉन्ड तुम्हारा क्या है? मेटालिक बॉन्ड है, ओवरलैपिंग नहीं कर रहा है बेटा, केवल टच कर रहा है। यहाँ पे देखना एक बार, कोवेलेंट बॉन्ड में मैंने क्या बोल रहा था, ये एक एटम आपस में ओवरलैप कर रहा था, ठीक है? बट मेटालिक में क्या कर रहा है? खाली टच कर रहा है, बॉन्ड बन गया इनका इतने में, ठीक है? तो ये तुम्हारा क्या रहेगा? हाफ मेटालिक रेडियस। अब अगर इसकी डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है, इसकी रेडियस फाइंड आउट करनी है, तो तुम क्या करोगे? एम आर क्या हो जाएगा? डिस्टेंस ए से ए की डिस्टेंस बाई 2। सेम है बिल्कुल, कोवेलेंट रेडियस और मेटालिक रेडियस का फॉर्मूला बिल्कुल सेम है। एटम ए से ए तक की जितनी भी डिस्टेंस है उसका अगर हाफ कर दोगे तो क्या मिल जाने वाला? तुम्हें मेटालिक रेडियस मिल जाएगी। ज़्यादा डिफिकल्ट पोर्शन ये नहीं है। समझ आ गई इतनी बात? जब दो एटम आपस में मेटालिक बॉन्ड के थ्रू जॉइंट होंगे तो पहले एटम के न्यूक्लियस से दूसरे एटम के न्यूक्लियस का अगर हम हाफ कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा बेटा? मेटालिक रेडियस। मेटालिक रेडियस में लिखना, हेडिंग डालो, मेटालिक रेडियस लिखना। इसमें द मेटालिक रेडियस इज, the metallic radius is, the metallic radius is the radius of an atom, the metallic radius is the radius of an atom, joined by metallic bond, joined by मेटालिक बॉन्ड। आगे लिखना इसमें फुल स्टॉप करके, द मेटालिक रेडियस इज हाफ ऑफ द टोटल डिस्टेंस, द मेटालिक रेडियस इज हाफ ऑफ द टोटल डिस्टेंस, हाफ ऑफ द टोटल डिस्टेंस between the nuclei of two adjacent atom, in metallic cluster. ठीक है? एडजेसेंट का मतलब क्या है? एडजेसेंट मतलब नियरेस्ट एटम्स, ठीक है? एडजेसेंट एटम का मतलब होता है नियरेस्ट, और मेटालिक क्लस्टर ये पूरा क्लस्टर है। मेटालिक क्लस्टर का मतलब क्या है? ये पूरा का पूरा क्लस्टर है, ठीक है? मेटालिक क्लस्टर, ठीक है? ये पूरी डेफिनेशन समझ आ गई क्या बोल रहा है? कि दो एटम जब आपस में मेटालिक बॉन्ड के थ्रू जॉइंट हैं तो पहले न्यूक्लियस से दूसरे न्यूक्लियस के बीच की अगर डिस्टेंस का हम हाफ कर दें तो मेटालिक रेडियस तुम्हें फाइंड आउट हो जाने वाली है। और इसका फॉर्मूला है मेटालिक रेडियस DA to A/2, ठीक है? ये दोनों, ये फॉर्मूला लिखना और ये दोनों डायग्राम यहाँ पे बना लेना। फर्स्ट ये बनाना, सेकंड ये, ठीक है? फर्स्ट एंड सेकंड ये। इससे तुम्हें पता चलेगा किसकी बात कर रहे हैं? एडजेसेंट एटम की बात कर रहे हैं। दोनों नियरेस्ट जो हैं आपस में एटम, उनकी बात कर रहे हैं। इस दोनों का निकाल सकते हो, इन दोनों का निकाल सकते हो, ये दोनों निकाल सकते हो, ये दोनों निकाल सकते हो, बट ये नहीं कि तुम यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस निकाल रहे हो, ठीक है? समझ आ गई बेटा बात? ओके, हटा दूँ इसको? हो गया? ओके। अब तीसरा है तुम्हारा वैन डर वाल रेडियस। ये भी इजी है बेटा, ये भी काफ़ी आसान है। वैन डर वाल
रेडियस। देखो एक एटम ये था, यहाँ पे थोड़ा ध्यान से समझना, ठीक है। दूसरा एटम इसने आपस में ओवरलैप करा, तो ये जो अंदर वाला पार्ट है तुम्हें दिखाई नहीं देगा बेटा, समझ पा रहे हो? ये कुछ ऐसा बन जाएगा। दो एटम आपस में क्या हुए, जब ओवरलैप करा, जैसे मैंने तुम्हें अपने हाथ वाला एग्जांपल बताया था, ये था, इन दोनों जब आपस में ओवरलैपिंग करी बेटा, तो ये अंदर वाले जो फिंगर्स हैं तुम्हें दिखाई नहीं दे रही हैं, ठीक है। सेम चीज़ यहाँ पे भी मैं तुम्हें बोल रहा हूँ, जब दो एटम ने आपस में ओवरलैपिंग करी तो तुम्हें अंदर वाला पोर्शन दिखाई नहीं दे रहा है। तो दोनों एटम मिले और एक क्या बना दिया बेटा, मॉलिक्यूल। दोनों एटम मिले और एक क्या बना दिया, मॉलिक्यूल बना दिया। समझ रहे हो? अब ध्यान से देखना है इसको। एक एटम ये है, ठीक है, दूसरा ये है। दो एटम ने मिलके एक मॉलिक्यूल यहाँ पे बनाया बेटा, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा मॉलिक्यूल हो गया, एक्शन देखो वापस, ठीक है। और एक मॉलिक्यूल बनाया यहाँ पे, सही है। ये समझ आ गया ना मैंने क्या बना रखा है? ये जो ओवरलैपिंग है दिख नहीं रही है, मैं ये ऐसा कुछ दिख रहा है, ये ऐसा कुछ दिख रहा है। तो जब दो नॉन बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स, ध्यान से सुनना, अभी तक मैंने जब कोवेलेंट रेडियस की बात करी, मैंने क्या बोला, जब दो एटम आपस में कोवेलेंटली बॉन्डेड होंगे, यही बात करी थी। मेटालिक में मैंने क्या बोला, जब दो एटम आपस में मेटालिक बॉन्ड के थ्रू अटैच्ड होंगे, ठीक है। दोनों एटम की बात करी थी, कोवेलेंट में भी और मेटालिक में भी। दो एटम आपस में कोवेलेंटली बॉन्डेड होंगे, दो एटम आपस में मेटालिक बॉन्ड के थ्रू अटैच्ड होंगे। बट मैं वैन डर वाल में क्या बोल रहा हूँ बेटा, जब दो नॉन बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स, जब दो नॉन बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स की पहले न्यूक्लियस से दूसरे न्यूक्लियस की डिस्टेंस का हाफ करोगे तो तुम्हें क्या मिल जाएगा, वैन डर वाल रेडियस मिल जाएगी। सपोज मैं बोल रहा हूँ ये एटम ए है, ये एटम बी है, ठीक है, ये एटम ए है और ये एटम बी है, ठीक है। तो जब तुम इसका डिस्टेंस निकालोगे तो ये जो दोनों मॉलिक्यूल्स हैं बेटा, किसी ना किसी फोर्स के थ्रू अट्रैक्ट हो रहे होंगे। मॉलिक्यूल्स क्या हैं, किसी ना किसी फोर्स के थ्रू अट्रैक्ट हो रहे हैं, और वो फोर्स क्या है, वैन डर वाल रेडियस, ठीक है। वो फोर्स क्या है तुम्हारा, वैन डर वाल फोर्स, सॉरी रेडियस नहीं। जो दोनों मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, ये कोई ना कोई फोर्स तो काम कर रहा होगा। अगर दो चीज़ें एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही हैं तो कोई ना कोई फोर्स काम कर रहे हैं, और उस फोर्स को हम क्या बोल रहे हैं, वैन डर वाल फोर्स, ठीक है। तो ये वैन डर वाल फोर्स है। तो अगर हम, जैसे हमने निकाला, अगर ए है और यहाँ पे बी है, तो हमें बी सामने लेके आना पड़ेगा, और यहाँ पे, तो इन दोनों की डिस्टेंस का हाफ निकालेंगे। इसके न्यूक्लियस से इसके न्यूक्लियस की अगर डिस्टेंस करा और इसका हाफ कर दिया तो हमें क्या मिल जाएगी, वैन डर वाल रेडियस। नहीं समझ आया, फिर से देखो मैं क्या बोलता हूँ। दो एटम ने मिलकर एक मॉलिक्यूल बनाया, दो एटम ने मिलकर एक मॉलिक्यूल बनाया। अब ये दोनों मॉलिक्यूल किसी ना किसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण क्या एक दूसरे से अटैच्ड हैं, ठीक है। ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इनके बीच में, और कौन सा है, वैन डर वाल फोर्स, ठीक है। तो ये एक मॉलिक्यूल बन गया तुम्हारा, ये एक मॉलिक्यूल बन गया बेटा, ठीक है। सेम एक मॉलिक्यूल यहाँ पे बन जाएगा। तो तुम पहले एटम के न्यूक्लियस से दूसरे, सॉरी, पहले मॉलिक्यूल के न्यूक्लियस से दूसरे मॉलिक्यूल के न्यूक्लियस तक की पूरी डिस्टेंस देख लो, ठीक है। ये जो पूरी डिस्टेंस है, और इसका क्या कर दो, हाफ कर दो, तो ये जो रेडियस आएगी, ये जो डिस्टेंस आएगी, ये रहेगी वैन डर वाल रेडियस, ठीक है। समझ आ गया? पहले मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल के न्यूक्लियस की अगर डिस्टेंस का हाफ कर देंगे। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, तुम्हें ए और बी इसलिए लिखा रखा है, सपोज दो एटम है ए बी, यहाँ पे दो एटम है ए बी। अगर ए बी यहाँ पे रहेगा तो दोनों जो एटम है वो सेम होने चाहिए सामने। यहाँ पे बी रहेगा, यहाँ पे भी बी लेके आना, यहाँ पे ए लेके तो यहाँ पे भी ए लेके आना। क्यों? क्योंकि यहाँ से तुम्हारा फॉर्मूला बनने वाला है बेटा। अब फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डिस्टेंस ए से लेके ए तक की जो डिस्टेंस आएगी उसका क्या कर देना है तुमने, हाफ कर देना है। यही बात बोल रहे हैं, ए से लेके ए तक की जितनी भी डिस्टेंस है उसका क्या कर दोगे, हाफ। तो तुम्हें क्या मिल जाएगी बेटा, वैन डर वाल रेडियस मिल जाएगी, ठीक है। समझ आती बेटा बातें, ये क्या बोल रहा हूँ मैं। दो नॉन बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से अट्रैक्ट हो रहे हैं, कौन से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से, वैन डर वाल फोर्स से। तो पहले एटम के पहले मॉलिक्यूल के न्यूक्लियस से दूसरे मॉलिक्यूल के न्यूक्लियस का अगर डिस्टेंस का हम हाफ कर देंगे, ठीक है। अब इसमें बेटा डिफरेंस क्या आता है, कोवेलेंट, मेटालिक और वैन डर वाल में सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि जो वैन डर वाल रेडियस है बेटा, ये नॉन बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स के बीच में हो रही है, जबकि इससे पहले वाले दो के दो क्या थे, बॉन्डेड एटम। ये मॉलिक्यूल्स में है, जबकि वो किस में हो रही थी, बॉन्डेड एटम्स में।
दूसरी चीज़, ये एक टाइप का क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, यहाँ पे तुम्हें दिख रहा है, एक टाइप का क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ठीक है। वीक फोर्स के अंदर आता है वैन डर वाल्स फोर्स जो होता है, ये वीक फोर्स के अंदर आता है। दो टाइप के फोर्स होंगे, एक स्ट्रॉन्ग एक वीक। तो जो वैन डर वाल आएगा बेटा वीक फोर्स के अंदर आएगा, ठीक है, वीक बॉन्डिंग के अंदर आएगा। क्लियर है बेटा, बात समझ आती है। अभी तक हम एटम की बात करते हैं, यहाँ पे हमने मॉलिक्यूल्स ले लिया, ठीक है। वैन डर वाल रेडियस हेडिंग डालना और इसमें लिखना when two non-bonded molecules attract each other by van der Waals force, then half of the intermolecular distance is known as van der Waal radius, ठीक है। समझ आती बात है, ठीक है। अब ध्यान से देखना इसको, ये पहला बना लेना डायग्राम, ये दूसरा, और ये फॉर्मूला लिख लेना इसका, ठीक है। ये डायग्राम और इसका फॉर्मूला लिख लेना, ठीक है। होता है, ठीक है। चलो मैं हटा रहा हूँ इसको, ठीक है। अब इन तीनों को पहले कंपेयर कर लेते हैं। इसके नोट्स बेटा प्रॉपर बनाना, ठीक है, ऐसा नहीं कि हवा में बना दो, नोट थोड़ा सिस्टमैटिक होने चाहिए। पहली चीज़ मैं क्या बात कर रहा था, एक एटम ये था, दूसरा एटम ये था, यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस थी उसका हमने क्या कर लिया था बेटा, ये डिस्टेंस का हाफ कर लिया था, ये बात बोली थी। ये था क्या, कोवेलेंट रेडियस। सेकंड पार्ट में मैंने क्या बोला, एक एटम ये था, दूसरा एटम ये था, एक न्यूक्लियस दूसरी न्यूक्लियस, इसका हमने डिस्टेंस का क्या कर दिया, हाफ कर दिया। ये क्या निकली थी तुम्हारी, ये जो डिस्टेंस निकली थी इसको क्या बोला था बेटा हमने, मेटेलिक रेडियस। और जो तीसरी रेडियस थी, ये पहले एटम के न्यूक्लियस से मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल तक की जो डिस्टेंस थी उसका हमने हाफ कर दिया, समझ रहे। इसको बोला गया था वैन डर वाल रेडियस। अब तुमसे अगर जनरल लैंग्वेज में पूछ लिया, केमिस्ट्री की बातें नहीं कर रहा हूँ, सिंपल तरीके से बताओ कि सबसे बड़ी जो रेडियस आएगी कौन सी रहेगी, सबसे बड़ी रेडियस किसकी निकलेगी। सबसे पहले हमने क्या करा, यहाँ से देखना, ठीक है, यहाँ से देखना, ये इसका न्यूक्लियस है और ये इसका न्यूक्लियस है, ठीक है। हमने इसको ओवरलैप करवा दिया, डिस्टेंस कम होगी, ये न्यूक्लियस और ये न्यूक्लियस, हमने क्या करा, इसका जैसी ओवरलैपिंग कराई डिस्टेंस कम दिख रही है तो इसका भी हमने हाफ कर दिया, तो ये तो क्या निकली तुम्हारी कोवेलेंट रेडियस, ठीक है। दूसरी रेडियस क्या हुई, ये टच कर रहे हैं, अभी डिस्टेंस तुम्हें दिख रहा है थोड़ी बढ़ गई, फर्स्ट टाइम पे कम थी, अभी डिस्टेंस थोड़ी बढ़ गई। यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस है उसका हमने हाफ कर दिया। मतलब अगर कोवेलेंट और मेटालिक में केवल कंपेयर करोगे तो कौन सी बड़ी आएगी, कौन सी लेंथ बड़ी आएगी, मेटालिक। तो मेटालिक रेडियस बड़ी होगी किसके कंपेयर में, कोवेलेंट के। थर्ड केस में क्या बोल रहा है, एक मॉलिक्यूल यहाँ है और दूसरा मॉलिक्यूल यहाँ है, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस का हाफ करना है, यहाँ से लेके यहाँ तक, अब डिस्टेंस इतनी होगी, इसका हाफ करना है। समझ पा रहे हो बात को। पहले ओवरलैपिंग हो गई थी, ठीक है, तो ये डिस्टेंस तो सबसे कम होगी, कोवेलेंट रेडियस सबसे छोटी, उससे बड़ी क्या होगी, मेटालिक रेडियस, और सबसे बड़ी क्या हो जाएगी, वैन डर वाल रेडियस, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लिख लेना इसको, ठीक है। अगर कोवेलेंट, मेटालिक और हम वैन डर वाल रेडियस में बात करेंगे, कंपेयर करेंगे इसको, तो सबसे बड़ी जो रेडियस आने वाली है वो है वैन डर वाल रेडियस, ठीक है बेटा। कर लो इसको, हटा दो, समझते भी रहना इसको, हाँ, और प्रॉपर नोट्स भी बनाना है। वो आसपास बोल रहा हूँ, आएगा कहीं ना कहीं टेस्ट में। तीनों रेडियस हो गई, अब बची थी हमारी कौन सी रेडियस, आयोनिक रेडियस। आयोनिक रेडियस, बहुत सी जगह बेटा इसको एटॉमिक रेडियस के अंदर कंपेयर नहीं करते हैं, अलग सा टॉपिक ही बढ़ा देते हैं। इसका रीज़न क्या है, क्योंकि हम बात कर रहे थे एटॉमिक रेडियस की और यहाँ मैं बोल रहा हूँ आयन। समझ पा रहे हो, मैंने बोला एटॉमिक रेडियस, यहाँ मैं बोल रहा हूँ आयन। तो एक बार आयन समझ लेते हैं। सपोज हमारे पास कोई मेटल है एम, ठीक, एम कोई मेटल है, इसमें 10 प्रोटॉन है और 10 इलेक्ट्रॉन है,
कोई मेटल है M, इसमें 10 प्रोटॉन है और 10 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो ये जो मेटल है बेटा, सॉरी एलिमेंट ले लेते हैं, ये जो एलिमेंट है, कोई एलिमेंट है M, ठीक है, इसमें 10 प्रोटॉन है और 10 इलेक्ट्रॉन है। ये एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लूज भी कर सकता है, इलेक्ट्रॉन्स को गेन भी कर सकता है। अब मैं कह रहा हूँ इसने यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स को लूज किया, ठीक है, जैसे ही इलेक्ट्रॉन लूज किया, एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया इसने यहाँ से। अब प्रोटॉन कितने रहे? प्रोटॉन तो 10 ही होंगे, बट जो इलेक्ट्रॉन है बेटा, इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 9, ठीक है, इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 9। यहाँ देखना, 10 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन, तो जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना नेगेटिव चार्ज है, पूरा का पूरा चार्ज आपस में कैंसिल आउट हो गया। तो ये क्या हुआ तुम्हारा? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। ये एलिमेंट क्या हो गया? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा। अगर ध्यान से देखोगे पूरे पीरियोडिक टेबल के अंदर किसी भी एलिमेंट में ना पॉजिटिव चार्ज है ना नेगेटिव, ठीक है, जितने भी एलिमेंट है कहीं भी तुम्हें पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज नहीं दिखेगा। इसका मतलब जितना उसमें पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज है। नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स बराबर है, ठीक है, ये है। अब हमने यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन कम कर दिया तो क्या हो गया? प्रोटॉन तो अभी 10 है, बस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 9। प्रोटॉन 10 और इलेक्ट्रॉन कितने? 9। तो कौन ज़्यादा है बेटा यहाँ पे? कौन सा चार्ज ज़्यादा है? डोमिनेटिंग कौन रहेगा यहाँ पे? पॉजिटिव, क्योंकि पॉजिटिव, एक पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है इसमें। तो जब हम इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं तो ये जो अब एलिमेंट रहा तुम्हारा N, इसमें कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। कितना पॉजिटिव? एक पॉजिटिव। देखो यहाँ पे एक पॉजिटिव ज़्यादा है। अगर यहाँ पे हम 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर लेते तो प्रोटॉन तो 10 रहते, इलेक्ट्रॉन कितने हो जाते? 8। कितना पॉजिटिव ज़्यादा हो गया? 2 पॉजिटिव ज़्यादा। तो ये क्या हो जाता है? M+2। 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर लेते तो ये हो जाता 7। कितना पॉजिटिव ज़्यादा आता? 3 पॉजिटिव ज़्यादा आ जाता है, ठीक है। तो जब भी हम इलेक्ट्रॉन्स को लूज करते हैं बेटा, उसमें पॉजिटिव चार्ज आता है और उसको बोला जाता है बेटा कैटायन। क्या बोला जाता है? कैटायन। सिंपल सी बात है, समझ आ रहा होगा तुम्हें, लग रहा है। इलेक्ट्रॉन लूज किया, प्रोटॉन में कोई फर्क नहीं, इलेक्ट्रॉन कम कर रहे हो तुम। जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन कम करा तो एक पॉजिटिव ऑटोमेटिकली बढ़ गया, 2 इलेक्ट्रॉन कम करे तो 2 पॉजिटिव बढ़ गया, तो उतने एलिमेंट में चार्ज आता रहेगा, M+, M2+, M3+, ठीक है। दूसरी कहानी अगर मैं बोलूँ तुम्हें, ये तो हो गया कैटायन, ठीक है। तो आयन क्या हो गया? एक तरीके से पहला तो कौन सा आयन निकल गया हमारे पास? कैटायन। और दूसरा जो निकला बेटा, ये क्या था? एनायन। तो एक कैटायन हो गया, एक एनायन। अब एनायन क्या होगा? सेम एलिमेंट में, इसी एलिमेंट में अगर हमने क्या करा, एक इलेक्ट्रॉन लाके बेटा ऐड कर दिया। अभी 10 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं, हमने एक इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड करवा दिया। प्रोटॉन तो 10 रहेंगे, बट इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 11। अब क्या ज़्यादा है? पॉजिटिव या नेगेटिव? अब नेगेटिव ज़्यादा है। कितना नेगेटिव ज़्यादा है? एक नेगेटिव। तो M में कौन सा चार्ज आएगा? एलिमेंट में नेगेटिव चार्ज। हमने इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन ऐड करा दिया, तो अब कितना हो गया? प्रोटॉन तो 10 रहे, बट इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 12। तो कितना नेगेटिव चार्ज आ गया? M-2। समझ आ रही बेटा बात? तो किसी भी एलिमेंट में या किसी भी एटम में जब हम इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करवाते हैं तो उस टाइम पे नेगेटिव चार्ज आता है। जितने इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे उतना नेगेटिव चार्ज। जब एलिमेंट से इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करवाते हैं तो उसमें कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा। जितने इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करेंगे उतना पॉजिटिव। 2 रिमूव करे 2 पॉजिटिव, 3 रिमूव करे 3 पॉजिटिव। तो इसको बोला जाता है, जहाँ पे नेगेटिव चार्ज है उसको बोला जाता है एनायन, और जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा उसको बोला जाएगा कैटायन, ठीक है। तो आयंस पता लग गया 2 तरीके के, एक कैटायन और एक एनायन। कैटायन किसको बोलेंगे? जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है। एनायन किसको बोलेंगे? जहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। तो आज इतना करो, नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे आयनिक रेडियस के बारे में, ठीक है, कि आयनिक रेडियस के जो हमने बना रखा है, अब इसको भी कंपेयर करना है। अभी तक तो हम सिंपल एटम को कंपेयर कर रहे थे कि एटम कैसे कंपेयर करेंगे, बट धीरे धीरे हमें आयंस को भी कंपेयर करना होता है कि आयंस कैसे कंपेयर किया जाए, ठीक है। तो करते हैं बेटा नेक्स्ट क्लास में। इस क्लास के पूरे प्रॉपर नोट्स बना लेना। एक बार वीडियो देख लो, सेकंड टाइम जब वीडियो देखोगे तो उसके प्रॉपर नोट बनाते रहना, ठीक है। चलो बाय बेटा।